everyone. I have with me today Maharashtra's Deputy Chief Person and Shiv Sena Chief Eknath Shinde. Sir, thank you so much for your precious time today and thank you for speaking to the Hindu. सबसे अहम मुद्दा जो इस हफ्ते चला वो था वक्फ का। हमने देखा कि वक्फ के बिल पे लोकसभा हो राज्यसभा हो घमासान डिबेट्स चले। सबसे बड़ा जो क्रिटिसिज्म आप पे रहा वो ये कि आपने हिंदुत्व छोड़ दिया, कि आपने जैसे हिंदू पाकिस्तान यहाँ पे जो है क्रिएट कर दिया और आप जिन्ना की याद दिलाते हैं अब विपक्ष को। तो ये जो सब आपके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है इसको आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन भी करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुस्लिम समाज के जो गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, वो बच्चे हो, स्टूडेंट हो, महिलाएं हो, इनको इस वक्त के बिल के लाने से जो उनके जीवन में परिवर्तन आएगा और उनकी उन्नति होगी, डेवलपमेंट होगा। ये कई लोगों ने उसको विरोध भी किया, लेकिन उसके बावजूद ये वक्फ बिल पास हो गया है और इसलिए मैं हमारे शिवसेना के जो सांसद हैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने बाला साहेब ठाकरे जी की भूमिका वहाँ पर 100% अदा कर दी, क्योंकि बाला साहब ठाकरे जी हिंदुत्व की विचारधारा वाले नेता थे और हिंदुत्व से कभी भी उन्होंने प्रताड़ना भी नहीं की, कॉम्प्रोमाइज भी नहीं किया। उन्हीं के विचार को हम आगे बढ़ा रहे और इसलिए जो इस वक्फ बोर्ड पर उन्होंने कभी भी हिंदुत्व को आगे बढ़ाया, लेकिन अन्य कोई भी मजहब हो, कोई भी धर्म हो, उसका द्वेष भी नहीं किया। जो देश के देशभक्त मुसलमान हो, जो राष्ट्रभक्त मुसलमान हो, जो देश के प्रति वफादार हो, उनको हमेशा उन्होंने समर्थन दिया। लेकिन देश के खिलाफ, देश के विरोध में जो भी कोई भी हो उसका विरोध किया और इसलिए आज जो वक्फ बिल जो है वो कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में जो जमीन, प्रॉपर्टी, जायदाद, लाखों करोड़ों एकड़ जो कुछ लोगों की जायदाद बन गई थी, कुछ लोगों की प्रॉपर्टी बन गई थी, उसमें कोई अपील ही नहीं था। ये इसको किसको उंगली लगा दी, ये वक्फ की जमीन है तो वक्फ की हो गई। अभी एक हाल ही का जो उदाहरण है, एग्जाम्पल है, लातूर में तलेगांव, अक्का गांव किसान, पूरे किसानों की जमीन को उन्होंने वक्फ के इसमें बदल दिया, बोले वक्फ की जमीन है। ऐसे कई मामले पिछले कई सालों में सामने आए और उसमें कोई सुनवाई नहीं। फिर सामने किसान हो या कोई भी गरीब हो, उसने प्रूव करना है कि उसकी जमीन कैसे है और इसमें प्रूव करते समय देखो कितने करप्शन के मामले सामने आ गए, करप्शन कितने बड़े पैमाने पे हो गया। और एकनाथ खड़से जब हमारे 2014 से 19 में मंत्री थे वक्फ अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट के, तो उन्होंने खुद कहा था कि कई प्रॉपर्टीज ये वक्फ की जायदाद जो है वो उसकी लूट हो रही है। कांग्रेस के जमाने में 123 प्रॉपर्टी को डी नोटिफाई कर दिया और अभी इस वक्फ के बिल की वजह से अपील होगा, सुनवाई होगी, कलेक्टर होगा और कोई भी किसी भी तरह का ज्यादती नहीं कर सकता है। तो अभी इसमें ये वक्फ की जमीन इतनी बड़ी है कि किसको फायदा होता था? को आम बच्चों को होता था, मुस्लिम क्या महिलाओं को होता था, किसको होता था? कुछ मुट्ठी भर लोगों को होता था। और अभी इसमें स्कूल बनेंगे, कॉलेज बनेंगे, अस्पताल बनेंगे, ये पूरी तरह ये समाज की उन्नति होगी। लेकिन सर फिर वक्फ और हिंदुत्व इस पे जो महाराष्ट्र में डिबेट छिड़ा,
नहीं, उस पे मैं आता हूँ। हिंदुत्व का और वक्फ का क्या संबंध है? लेकिन सर अब उसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस इतने सालों से नहीं हुए, आपकी सरकार पे भी यही आरोप लग रहा है कि कुछ तो सुप्रीम कोर्ट में जल्द से जल्द सुनवाई करे, इलेक्शन जल्द से जल्द ले, जनप्रतिनिधि के बिना कॉर्पोरेशन मुंबई जैसे महाराष्ट्र सरकार ने वहाँ एफिडेविट दिया है, कोर्ट को विनती की है कि जल्द से जल्द चुनाव हो जाए। कोर्ट को तो हम सलाह तो नहीं दे सकते, उनके जैसे इतने बड़े नहीं है हम, वो तो सलाह भी देते हैं, टीका टिप्पणी भी करते हैं। लेकिन आपको मैं बताऊंगा कि जब मैं मुख्यमंत्री बना तब मैं और देवेंद्र जी ने पहला काम जो क्या किया होगा, कमिश्नर को बुलाकर मुंबई के सारे रास्ते सीमेंट कंक्रीट के होने चाहिए, गड्ढे मुक्त मुंबई चाहिए। क्यों नहीं किया 15 साल उन्होंने? क्यों डांबर के रास्ते बनाए, हर साल रिपेयरिंग में 3-4 हजार करोड़ रुपए डाले, क्यों? लेकिन अब तो मुंबई पूरी खुद ही पड़ी है, खुद ही पड़े तो, अरे बाबा अभी तो देखो 1.5-2 साल में पूरी मुंबई चकाचक, एक भी खड्डा नहीं दिखेगा आपको। पॉटहोल फ्री मुंबई। काम करने वाले लोग जो जिनको साथ आज वाटा दे रही है, अगर बाला साहब ठाकरे जी रहते तो क्या ये निर्णय वो ले पाते? नहीं ले पाते। आज बाला साहब ठाकरे जी को भी मन को कितनी दर्द और वेदना होती होगी। ये ऐसे उनके जो वारस कहते हैं, उनके कहते हैं हम अनुयायी है, विचारधारा वाले हैं, ये तो उनको तो इतना दुख और तकलीफ और वेदना होती हुई, क्योंकि आज जो वाटा के साथ भी जो लोग हैं उनको भी तकलीफ हुई है, उनको भी ये जो निर्णय नहीं पटा है, उन्होंने भी ये देखो किसी ने जाहिर वक्तव्य किया होगा, लेकिन दिल से तो दुखी है वो लोग। और इसलिए हमारी भूमिका स्पष्ट है, हम बाला साहब ठाकरे जी के विचार को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन जैसे बाला साहब ठाकरे जी देश प्रेमी, जो भी हिंदू हो मुसलमान हो, उसको कभी भी उनका द्वेष नहीं किया, उनके खिलाफ में हम उन्होंने काम नहीं किया, वैसे हम कर रहे हैं। और इसलिए आज इस समाज में, समाज जो है मुस्लिम समाज, क्या कांग्रेस ने कितनी बार कहा है गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटी क्या? गरीब गरीब रह गया, अमीर अमीर बन गया, क्योंकि मुस्लिम समाज को कांग्रेस गरीबी रखना चाहता है, उनके सामने हाथ फैलाकर खड़ा रहने के लायक उनको रखना चाहता है। लेकिन मुझे बताओ कि 2014 से जब प्रधानमंत्री मोदी जी बन गए तब से कितनी योजनाएं शुरू हुई। लखपति दीदी होगी, जनधन खाता वो खोल दिया, ये किसानों की होगी, हमारी लाडली बहन योजना हो गई, लेकिन इसमें कोई भी हिंदू, सिर्फ हिंदू है क्या उसमें? सभी जाति पाति के लोग फायदा उठा रहे हैं। तो गरीबी रेखा के ऊपर 35 करोड़ लोगों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ऊपर लिया, उसमें क्या सिर्फ हिंदू है? लेकिन फिर हिंदुत्व का और वक्फ का संबंध है क्या? हिंदुत्व और जिनको कुछ समझता ही नहीं, क्या निर्णय ले, कैसे निर्णय लिए, ऐसे क्या कहते हैं उसको कि जो कंफ्यूज, संभ्रम में जो कंफ्यूज हुए, जिस पार्टी के नेता कंफ्यूज होते हैं, संभ्रम में आते हैं, उस पार्टी का फ्यूचर क्या है? हमारी भूमिका स्पष्ट है, हम हिंदुत्ववादी पार्टी और बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा वाली पार्टी है, और हम कोई भी जब ऐसा किसी भी समाज, किसी भी मजहब की बात आएगी तो उसके समाज के उन्नति के लिए जो भी कोई भी कदम उठाएगा उसके साथ में हम रहेंगे। ये तो पॉलिटिक्स है, ना ये हिंदू के है ना मुसलमान के है। देखिए एक बार जब मुसलमानों के विकास की बात आई थी पार्लियामेंट में, इन्होंने वॉकआउट किया था, मतलब मैदान छोड़कर भाग जाना, जब वोट चाहिए तो वोट लेना। अबे हिंदू और मुसलमान दोनों को ही समझ गया, ये किसी के भी नहीं, ये खुद के स्वार्थ और वोट की लालच में ये कांग्रेस जो करती है वो ये करने लगे। तो क्या आप कह रहे हैं कि उन्होंने हिंदुत्व छोड़ा, ना कि आप? बिल्कुल, हिंदुत्व उन्होंने पूरी तरह छोड़ दिया है, बाला साहब ठाकरे जी के विचार को छोड़ दिया है। अब वो कंफ्यूज हो गए, क्या करे, क्या निर्णय ले, कैसे करे, उनको कुछ सोच ही नहीं रहा है। इसलिए उन्होंने जो गलत 2019 में किया,
इस लोकसभा के चुनाव में फेक नैरेटिव कर कर कई विशिष्ट समुदाय के वोटों को बटोरा। अभी क्या हुआ विधानसभा में? 100 लड़े, 20 जीते, हम 80 लड़े, 60 जीते। लोगों ने तय कर लिया है, जनता की अदालत में हम जाएंगे। बोले कोर्ट के ऊपर हमको भरोसा नहीं, चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं, ईवीएम के ऊपर भरोसा नहीं, हम जनता के दरबार में जाएंगे। जनता के दरबार में विधानसभा में गए, जनता ने उनको जगह उनकी दिखा दी। और कौन बाला साहेब ठाकरे जी की विचारधारा वाली शिवसेना है, वो उसके ऊपर सिक्का मुर्तब कर दिया, मोहर लगा दी। लेकिन सर, अब वक्फ पे जो इतना डिबेट चला, लोकसभा में चला, राज्यसभा में चला, सब क्या ध्यान इस तरफ था कि हर पक्ष कौन सी तरफ से वोटिंग करता है। हमने देखा कि राज्यसभा में जब ये बिल आया तब महाविकास आघाड़ी के ही एक घटक के मुख्य नेता उस वक्त हॉल में मौजूद नहीं थे। तो क्या आपको लगता है कि महाविकास आघाड़ी जब कोर मुद्दे आते हैं तब उन चीजों पे इकट्ठे है? देखिए, ये आप महाविकास आघाड़ी की पार्टी में कितना समन्वय है, कितना कोऑर्डिनेशन है, इसका ये उदाहरण है, एग्जाम्पल है। इसलिए उन्होंने आत्म परीक्षण करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं, बार बार हमें हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, लेकिन जनता ने हमें तो हमारे नेतृत्व पे और विचारधारा पे मोहर लगा दी। इसलिए जो देखिए, जो इस देश का विकास चाहता है, इतने सालों में कभी क्यों कांग्रेस ने ऐसी सोच लाकर ऐसे कदम उठाए? क्यों नहीं उठाए? ये वक्फ बोर्ड की लाखों करोड़ों एकड़ जमीन मनमानी चल रही थी, लूट चल रही थी, अभी मोदी जी ने उसको पूरी तरह, क्या कहते हैं उसको, उनको मनमानी को रोक लगा दी। अभी कुछ भी कोई भी ऐसा कर नहीं सकता है। और ये करते समय ये भी किया है कि उनके धार्मिक कार्यक्रम में कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि इस आड़ में आपको उनकी जमीनें हड़पनी है। जमीनें तो अभी ये बोल रहे हैं कि जमीनी को लूटना है। ये तो लूट तो पहले हो चुकी है, तो ये तो उनको ऐसा कहना है कि अब पहले वाली लूट है कि अभी की लूट है? लूट पहले हो चुकी है। 123 बड़े बड़े जो भूखंड है, प्लॉट है, वो उसको डिनोटिफाई कर दिया है। वक्फ जिसको चाहता है वो, ये हमारी जमीन है, ऐसा क्या है? अभी उनको कोई सुनवाई नहीं थी, अभी इस कानून की वजह से सुनवाई होगी। उनके धर्म के धार्मिक कार्यक्रम में कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा, ये क्लियर कट बिल में लिखा है। और गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी उसका क्लैरिटी की हुई है। तो इसमें जिनको वोटों की राजनीति करनी है वो तो कुछ भी कहेंगे, हमें वोटों की राजनीति नहीं करनी है। हम विचारधारा से कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। और शिवसेना भाजपा या हमारी एनडीए सरकार, हम हमारी विचारधारा से एक है। अभी इंडिया अलायंस की देखो आप, क्या उनकी विचारधारा है? संविधान को भगा, संविधान खतरे में, संविधान खतरे में, संविधान खतरे में। लोकसभा में चुनाव में कौन, किसने कहा? होने वाला था क्या महाराष्ट्र सरकार के पास अधिकार थे? ये फेक नैरेटिव फैलाकर ये ज्यादा समय राजनीति नहीं कर सकते, काम करना पड़ता है, लोगों के बीच जाना पड़ता है। इसलिए हमने 2.5 साल में जो काम किया है उसका नतीजा आपने देखा है। विधानसभा चुनाव में लैंडस्लाइड मैंडेट हो गया, 232-35 सीटें, इतिहास हो गया, हिस्ट्री है। और ये बिल भी जो है, मैं कहता हूं कि ये भी ऐतिहासिक है, वक्फ बिल। हिम्मत किसी ने नहीं की थी। जब आपको लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली, कांग्रेस का ये मानना है कि इसमें वोटों की हेराफेरी हुई, वोटर्स की हेराफेरी हुई, जो वोटर्स लिस्ट थी उसमें हेराफेरी हुई, जिसकी वजह से आपको महाराष्ट्र में इतनी लैंडस्लाइड। क्या लोकसभा में वो क्या हुआ था? लोकसभा में वो लोग जीत गए, 30 सीटें मिली तो बोले अच्छा है, वोटर लिस्ट भी अच्छी है, ईवीएम भी अच्छा है, चुनाव आयोग भी अच्छा है। तेलंगाना में जीते
तो चुनाव आयोग भी अच्छा है, ईवीएम भी अच्छा है, कर्नाटक में जीते उधर भी अच्छा है। जब आप जीतते हो तो वो सब अच्छा होता है, हारते हो तो बोलते वोटों की राजनीति हो गई, वोटर लिस्ट की हो गई। ये क्या है? फिर सुप्रीम कोर्ट को भी सलाह देते लोग, कई लोग हाई कोर्ट को दे देते, चुनाव आयोग को गाली देते, हमारा तो छोड़ो। ये जो दोगली भूमिका है ये लोगों को पता चल चुकी है। ये जनता जो है वो समझदार है, जनता सब जानती है। ये जनता है, क्या कहते हैं उसको, सब जानती है। और इसमें हमारी महाराष्ट्र सरकार ने काम किया है, काम करके दिखाया है, इसलिए लोगों ने इतना हमारे विक्ट्री जो लैंडस्लाइड मैटर दिए। अभी उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अरे विधानसभा में तो मैं बताऊंगा कि सरकार, मुख्यमंत्री कौन, उप मुख्यमंत्री कौन, कौन सा डिपार्टमेंट किसको, ये सब बंटवारा हो गया था। कहीं क्या क्या बोल रहे थे, इसको जेल में डालेंगे, उसको जेल में डालेंगे, फलाना करेंगे, डिकरा करेंगे, बर्फ के लादी पे सुला के मारेंगे। अरे ये क्या है? तो हमारी जनता ने, हमारी लाडली बहनों ने, लाडले किसानों ने उनके सब होटल बुक किए थे, सब बुकिंग कैंसिल करवा दी। तो ये मैं इतना ही कहूंगा, देखिए आदरणीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जितनी भी योजना शुरू करी है, वो जनधन खाते वाली हो, लखपति दीदी हो, ड्रोन दीदी हो, मुफ्त में जो डीबीटी स्कीम हो, डीबीटी स्कीम कभी लाया कांग्रेस ने? राजीव गांधी साहब जब प्रधानमंत्री थे तो उनका एक वक्तव्य मुझे याद है कि केंद्र से 1 रुपया निकलता है वो आखिरी आदमी तक 15 पैसे हो जाता है। 85% करप्शन। और इसलिए मोदी जी ने डीबीटी किया, हमारे महाराष्ट्र सरकार ने डीबीटी किया। हमारे पास हमारा मोदी जी का मिशन क्या है? नेशन फर्स्ट। कांग्रेस का क्या है? करप्शन फर्स्ट। इसलिए लोग उनको जो है आज जो हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, उनको मैं एक ही बात पूछता हूं, क्या मुंबई कारपोरेशन कोविड में लोग मर रहे थे और ये करप्शन कर रहे थे? डेड बॉडी बैग, खिचड़ी, कोविड सेंटर, कैसे लोग क्या भूलते थोड़ी है। लेकिन सर अब उसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस इतने सालों से नहीं हुए, आपकी सरकार पे भी यही आरोप लग रहा है कि कुछ तो सुप्रीम कोर्ट में जल्द से जल्द सुनवाई करे, इलेक्शन जल्द से जल्द ले, जनप्रतिनिधि के बिना कॉर्पोरेशन मुंबई जैसे। महाराष्ट्र सरकार ने वहां एफिडेविट दिया है, कोर्ट को विनती की है कि जल्द से जल्द चुनाव हो जाए। कोर्ट को तो हम सलाह तो नहीं दे सकते, उनके जैसे इतने बड़े नहीं है हम, वो तो सलाह भी देते हैं, टीका टिप्पणी भी करते हैं। लेकिन आपको मैं बताऊंगा कि जब मैं मुख्यमंत्री बना तब मैं और देवेंद्र जी ने पहला काम जो क्या किया होगा, कमिश्नर को बुलाकर मुंबई के सारे रास्ते सीमेंट कंक्रीट के होने चाहिए, गड्ढे मुक्त मुंबई चाहिए। क्यों नहीं किया 15 साल उन्होंने? क्यों डांबर के रास्ते बनाए, हर साल रिपेयरिंग में 3-4 हजार करोड़ रुपए डाले? क्यों? लेकिन अब तो मुंबई पूरी खुद ही पड़ी है, खुद ही पड़े तो, अरे बाबा अभी तो देखो 1.5-2 साल में पूरी मुंबई चकाचक, एक भी खड्डा नहीं दिखेगा आपको। पॉटहोल फ्री मुंबई। पुणे में एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, जहां पे एक 7 मंथ प्रेग्नेंट महिला थी जिनको जान गंवानी पड़ी, क्योंकि वहां पे लोगों का आरोप है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट नहीं किया। तो क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र जैसे राज्य के लिए ये निंदनीय घटना है? बिल्कुल। पुणे जैसे शहर में ऐसा कुछ हो, कहीं पे भी नहीं होना चाहिए, लेकिन पुणे में ऐसा घटा है। बिल्कुल, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हमारी एक महिला भगिनी का उनकी डेथ हुई है। ये तो चिंता की बात है और इस पे मुख्यमंत्री जी ने भी बयान किया है, एक हाई लेवल कमेटी अपॉइंट की हुई है। इसमें जो भी दोषी होगा
उसे छोड़ा नहीं जाएगा। क्या और सरकार ऐसी इसमें ऐसी 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 सख्ती बरतेगी? बिल्कुल सख्ती बरतेगी, क्योंकि ये जान गई है, किसी की जान गई है, किसी की बेटी, किसी की बहू, किसी की बहन हो, तो ये सरकार संवेदनशील है, तो निश्चित रूप से इस पर कड़ी कार्रवाई होगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। सर, बीड़ का जो मुद्दा है वो अभी भी न्यूज में है। धनंजय देशमुख जो हैं वो बार बार कह रहे हैं कि इसमें और सीरियसली देखना चाहिए, सरकार ने जांच करनी चाहिए। वहां पे मस्जिद के जो लोग हैं वो भी ये कहते हैं कि काफी पॉलिटिकल क्रिमिनल नेक्सस वहां पे बढ़ गया है। तो क्या राज्य सरकार इसके बारे में कुछ करेगी कि लोगों को ऐसा लगे कि हम सुशासन में रह रहे हैं? देखिए, धनंजय देशमुख, संतोष देशमुख के भाई धनंजय, उससे भी मैं बात कर चुका हूँ, और संतोष देशमुख की हत्या ये बहुत ही दुर्दैवी घटना है, महाराष्ट्र के लिए अच्छी नहीं है, और इस पे जितने भी गुनाहगार हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो गई है। ये केस फास्ट ट्रैक पर चलेगी, और फास्ट ट्रैक पर चलाकर जो दोषी है, सभी की आवाज़ है, उनके परिवार की भी आवाज़ है, कि मांग है कि इनको फांसी होनी चाहिए। ये जो समाज में जो ऐसे दरिंदे जो लोग हैं, इनको सबक सिखाने की आवश्यकता है, सबक सिखाने जैसी कार्रवाई भी होनी चाहिए। इसलिए सरकार पूरी ताकत से ये केस के पीछे है, और जितने भी लोग हैं उनको फांसी हो, ऐसी कोशिश सरकार की होगी। न्याय मिले परिवार को न्याय मिले, दोबारा ऐसी घटना ना हो, किसी की जान नहीं चली जाए, क्योंकि इसमें महाराष्ट्र की भी छवि काफी खराब हुई। बिल्कुल, ये देखिए, कहीं पर भी ऐसी दुर्घटना हो तो ये हमारे राज्य के लिए भी अच्छी नहीं है, क्योंकि ये महाराष्ट्र पुरोगामी राज्य है, प्रगत राज्य है, कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी हमारी है, सरकार की। और इस घटना को लेकर सरकार भी गंभीर है। सर, एक आखिरी सवाल, और वो ये है कि कुणाल कामरा ने एक स्टैंड अप शो किया जिसके ऊपर काफी आक्रामक प्रतिक्रियाएं देखने को मिली, और क्रिटिसिज्म ये बना कि आपके ऊपर अगर कोई कॉमेडी करता है तो पक्ष अच्छे से नहीं लेगा या वायलेंस होगा। तो ये जो प्रतिमा बनी, इसको आप कैसे देखते? नहीं, देखिए, मैं तो बहुत शांतता प्रिय हूँ। मैं कहता हूँ सबको, मुझे शांति से काम करने दो, मैं किसी को छेड़ता नहीं हूँ, मैं अपना काम करते रहता हूँ। कितने आरोप लगाते रुपये पर, मैं आरोप का उत्तर आरोप से नहीं देता हूँ, काम से देता हूँ। इसलिए तो इतनी बड़ी जीत हासिल होगी, इतनी मेरी लोकप्रियता जो है, लोगों का सीएम, जनता का सीएम। आप ही के पक्ष के लोगों ने जाके स्टूडियो में तोड़फोड़ की। देखिए, इसका समर्थन मैं नहीं करूंगा, लेकिन लोकशाही में अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य के नाम पर किसी को बदनाम करना, किसी की बेइज्जती करना, ये भी तो ठीक नहीं है। तो हर एक जो भी व्यक्ति है, उसने लोकशाही में भी और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का स्वैराचार या गैर फायदा नहीं लेना चाहिए। हक तो सबको है। Eknath Shinde ji, thank you so much for your precious time. This was Deputy Chief Minister Eknath Shinde speaking exclusively to The Hindu, speaking on all the important issues that have been affecting Maharashtra and giving extremely critical and prominent statements with respect to all the key issues about the state. Thank you for watching.